हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। चैप्टर चल रहा है 5 यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। क्लास 12 में हम बेसिकली जो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एड्सॉर्प्शन पार्ट खत्म कर चुके हैं। कैटालिसिस हमारा पार्ट चल रहा था। कल के लेक्चर में हमने कैटालिसिस में बेसिकली सिर्फ उसके टाइप्स एंड उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो क्या चीज होती है। क्लियर? सो आज हम बेसिकली देखेंगे हाउ द कैटलिस्ट वर्क, कैटालिसिस एक्चुअली में काम कैसे कर रहा है। क्लियर? हालांकि इसका काइनेटिक एस्पेक्ट हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं, पर आज हम इसका सरफेस एस्पेक्ट देखेंगे कि हाउ द सरफेस केमिस्ट्री इज प्लेइंग इट्स रोल इन द गेम ऑफ कैटालिसिस। क्लियर? सो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। सो हेट्रोलिसिस यानी कि ये तो पता है ना कि हेट्रोजीनियस जो बेसिकली कैटालिसिस है उसमें हमारा जो रिएक्टेंट है और जो कैटलिस्ट है वो डिफरेंट फेज में होता है। यानी कि हम यहाँ पे जो कैटलिस्ट है उसको सॉलिड ले रहे हैं और जो रिएक्टेंट है उसको गैसियस स्टेट में ले रहे हैं। क्लियर? तो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब क्लियर है। सो हाउ द एडसॉर्प्शन प्लेइंग इट्स रोल, हाउ द कैटालिसिस इज वर्किंग, how the surface chemistry is playing its part in the case of surface chemistry in the case of catalysis. So आज हम बेसिकली उस चीज को देखने वाले हैं। क्लियर? तो ये थ्योरी एक्चुअली में दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। एक तो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन थ्योरी, प्लस जो ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी है। क्लियर? दो थ्योरीज का मिलकर बना हुआ मिश्रण है बेसिकली। एक तो इंटरमीडिएट कैसे बनता है और दूसरी बात एड्सॉर्प्शन कैसे हो रहा है, यानी कि द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। उन दोनों को मिला के हमारे पास ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस बना हुआ है। क्लियर? तो 5 पार्ट है, बहुत ध्यान देंगे। 5 पार्ट्स में मैं इसे कैटेगराइज कर रहा हूं। कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि जो कैटालिसिस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। क्लियर? सो द फर्स्ट पार्ट इज द वेरी फर्स्ट थिंग इज डिफ्यूजन ऑफ reactant molecules to the catalyst surface। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का कैटलिस्ट के सरफेस पे आना सबसे पहला पार्ट डिफ्यूजन होना, यानी कि वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कैटलिस्ट के सरफेस के साथ टच में आना। द वेरी फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले ये पार्ट होगा। क्लियर? बेसिकली मैं आपको एक रिएक्शन बता देता हूं। मैं ये वाली रिएक्शन में परफॉर्म कर रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज माय कॉमन रिएक्शन जो जिसके बेसिस पे मैं ये सारा काम करूंगा। फाइन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं हम इसे। हाइड्रोजिनेशन, अल्कीन्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड करके अल्केन्स बना हुआ है। इस रिएक्शन के ऊपर मैं ये सारा काम कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये मेरे पास निकल का सरफेस है। सबसे पहले होगा निकल के सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस आके मतलब डिफ्यूज करेगी। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज वो जो हाइड्रोजन गैस है उसका निकल के सरफेस पे आना, बिकॉज निकल इज अ कैटलिस्ट हियर। एक बात देखने से पता चल रही है कि ये जो हाइड्रोजन है ये गैसियस है नेचर में। निकल जो है वो नेचर में क्या है, सॉलिड है। तो ये एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। क्लियर? निकल जो है वो नेचर में सॉलिड है, हाइड्रोजन जो है वो गैसियस है। एक बात तो क्लियर है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। निकल के सरफेस के ऊपर कौन आ रहा है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आके लग रहा है। क्लियर? इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकेंड पॉइंट, ये पहला हो गया है डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू द कैटलिस्ट सरफेस। सेकेंड इज एडसॉर्प्शन ऑफ
reactant molecules over the surface of catalyst. क्लियर? यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये अल्टीमेटली इसके ऊपर आके हो जाएगा एब्सॉर्ब। क्लियर? तो यहां पे तो ये सिर्फ क्या हो रहा है, दोनों प्लस हो रहे हैं, और यहां पे अगर हम इसको एब्सॉर्ब करा दें इसके ऊपर तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन का इसके साथ एडसॉर्प्शन हो गया है। मानते हो ये बात? दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ये बेसिकली फर्स्ट पॉइंट था, ये सेकेंड पॉइंट है। क्लियर? सबसे पहले क्या हुआ होगा, मतलब सबसे पहले आप ऐसा मान के चलिए कि निकल है एंड हाइड्रोजन गैस है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ। फर्स्ट प्रोसेस में क्या है कि हाइड्रोजन निकल के ऊपर आके क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। ये सेकंड प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, वो हाइड्रोजन अब निकल के ऊपर क्या हो गया है, एडसॉर्ब हो गया है। क्लियर? पॉइंट समझेंगे? पहले पॉइंट में आके वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है। हमारे पास निकल था, हाइड्रोजन था, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग उसे आके यहाँ पे सिर्फ डिफ्यूज होना था, एंड सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये उसके ऊपर आके क्या हो गया है, एडसॉर्ब हो गया है। यानी कि ये एक तरीके का फिजिकल एडसॉर्प्शन है, बिकॉज़ निकल और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ। क्लियर? वो उसके ऊपर आके जस्ट चिपक गया है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, एंड तीसरे के लिए मैं इसे इरेज कर लेता हूं। फाइन, जगह काफी चाहिए अपने को यार, क्योंकि मैं ये डायग्राम्स पूरी करना चाहता हूं, तो हम बेसिकली सिर्फ यहीं पे पॉइंट्स बनाएंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट, यहाँ पे तो मैं सिर्फ डायग्राम ही कैरी फॉरवर्ड करूंगा। ये शुरू में था, फर्स्ट के बाद ये हो गया डिफ्यूजन, के बाद सेकंड के बाद एडसॉर्प्शन, के बाद ये हो गया है थर्ड। बेसिकली थर्ड पॉइंट में क्या होगा, अब देखो आपको याद होगा केमिकल काइनेटिक्स में हमने एक बात पढ़ी थी, एक रिएक्शन को होने के लिए दो चीजों का कोलाइड होना बहुत जरूरी है, एंड कोलिजन में प्रॉपर डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। दोनों चीजों को ध्यान से सुनिए। एक रिएक्शन में कोलिजन होना बहुत जरूरी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना बहुत जरूरी है, एंड दूसरी बात वो जो कोलिजन है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होना बहुत जरूरी है। अब आप मेरे को एक एग्जांपल बताओ, बड़ा कूल एग्जांपल है। सपोज यार एक मतलब एक बंदा मारना है, मतलब थप्पड़ थप्पड़ मारना है उसके, है ना, एक बंदे के थप्पड़ मारने हैं तो उसको ढूंढ के थप्पड़ मारने हैं। एंड सेकंड थिंग इज, हमने यार दो चार गुंडे लगा दिए, वो पकड़ के खड़े हैं कि ये लो भाई मारो। कब हमारे लिए आसान है? डेफिनेटली सेकंड केस में बहुत आसान है। पहली बार में तो हम उसे ढूंढेंगे फिर थप्पड़ मारेंगे, दूसरी में क्या है कि ये पड़ा भाई मारो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जम के मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब बेसिकली क्या है कि यहाँ इथीन हाइड्रोजन को कहां तो देखता, फिर कोलाइड करता, फिर पता नहीं प्रॉपर डायरेक्शन में होता कि नहीं होता। यहाँ पे इथीन हाइड्रोजन के साथ पहले कोलाइड करता, पता नहीं सही डायरेक्शन में होता, पता नहीं होता। पर यहाँ पे क्या है, निकल ने हाइड्रोजन को पकड़ के रख लिया कि भाई ये पड़ा है ऐसे, भाई इथीन तुम आओ और आके सीधा टक्कर खाओ, तुम आओ और आके सीधा टक्कर खाओ। तीसरे स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट on reaction with reactant molecule। भाई दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आए और आके इंटरमीडिएट बना ले। यानी कि यहां पे क्या होगा, अगर मैं थर्ड प्रोसेस कराऊं तो जगह ना कम रह जाए यार अपने को, तो मैं ऐसे बना देता हूं। दिस इज थर्ड प्रोसेस। इसके बाद यहां निकल है, यहां पे बेसिकली हाइड्रोजन है, यहां पे बेसिकली हाइड्रोजन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आया। क्लियर? इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, ये यहां पे एब्जॉर्ब हो रखे हैं। मैं डॉटेड बना रहा हूं नीचे, नीचे डॉटेड बनाने का मतलब है ये एब्जॉर्ब हो रखा है। हाइड्रोजन हैज बीन एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ निकल। क्लियर? अब होगा क्या, इंटरमीडिएट बनेगा।
इंटरमीडिएट में क्या होगा कि ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा। क्लियर, फाइन। यानी कि इस चीज को मैं कुछ इस तरीके से दिखा सकता हूं। निकल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, यहां पे CH2 है, यहां पे सिंगल बॉन्ड CH2 है, इनका भी आपस में क्या बन रहा है, बॉन्ड। यहां तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, ये बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। यहां एक बॉन्ड बन रहा है, यहां एक बॉन्ड बन रहा है, यहां भी डबल बॉन्ड टूट रहा है, दो बॉन्ड टूट रहे हैं, एक यहां पे डबल बॉन्ड और एक यहां पे बॉन्ड टूट रहा है, और अल्टीमेटली यहां बॉन्ड बन रहा है, यहां बॉन्ड बन रहा है। देखो मैंने एरो बनाया है, ये बॉन्ड सपोज टूट के यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां आ गया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आया नहीं है, मतलब वो तो होमोजेनियसली टूटा है हाइड्रोजन, तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन एक एक साइड आ गए, तो ये अल्टीमेटली चीज बन गया। और यहां पे हो रखा है एडसॉर्प्शन, नीचे वाला एडसॉर्प्शन है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत? ये होगा पॉइंट नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, ये हमारे पास इंटरमीडिएट था। देन फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर हम देखें बेसिकली क्या बन गया है निकल के ऊपर, पॉइंट नंबर 4 के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड दिस हैज बीन एडसॉर्ब्ड। ये डॉटेड यहां पे क्या दिखा रहा है, अभी तक एडसॉर्ब्ड ही है। फाइन, दोबारा से देख लीजिए, यहां से ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये क्या हुआ है, देखिए क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो इंटरमीडिएट था, ये तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मैंने सिर्फ दिखाया है कि क्या हो रहा है, एक्चुअली में ये बनेगा दिस इज द इंटरमीडिएट, ये मैंने सिर्फ दिखाया कि क्या हो रहा है, ये इंटरमीडिएट है। क्लियर, अगर ये इंटरमीडिएट है तो ये प्रोडक्ट बन गया, क्यों? क्योंकि अब यहां से बॉन्ड टूट रहा था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, तो यहां बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहां बॉन्ड बन रहा है, यहां बॉन्ड बन रहा है, तो CH2 पहले एक और बॉन्ड बन जाएगा, CH2 पहले एक और बॉन्ड बन जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हो गया। कोई दिक्कत? एंड अब भी ये निकल के सरफेस पे क्या हो रखा है, एडसॉर्ब हो रखा है। एंड पॉइंट नंबर 5, निकल एंड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये हो गया है अलग। फाइन, एंड इसको हम 5वें पॉइंट को क्या बोलेंगे, लाइक आई हैव कम स्पेस, मैं इसे लिख देता हूं यहां पे, डिसऑर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का क्या हो गया है, डिसऑर्प्शन हो गया भाई। अब ये जो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, ये उड़ गया है, ये चला गया है। अब मुद्दे की बात सिर्फ ये समझने वाली है, मैं इसको पूरे को रिकॉल करा रहा हूं, पर इससे पहले एक बात समझने वाली है, क्या निकल ने आपका प्रोसेस तेज किया? सोचो, कैटलिस्ट का बेसिक मीनिंग क्या था? कैटलिस्ट का बेसिक मीनिंग था जो आपकी रिएक्शन को तेज कर दे। यहां निकल एक कैटलिस्ट था, क्या निकल ने आपका रिएक्शन तेज किया? यस किया। अरे वो थप्पड़ मारने वाला प्रोसेस तेज तो हो गया। निकल ने हाइड्रोजन को पकड़ के रखा, जिसके कारण CH2 डबल बॉन्ड CH2 का आके कोलाइड करना रिलेटिवली ज्यादा आसान हो गया। अब दूसरी बात, क्या निकल खुद रिएक्शन में यूज हुआ? नहीं हुआ, रिएक्शन तो हाइड्रोजन और CH2 डबल बॉन्ड CH2 का ही था, निकल खुद यूज नहीं हुआ। तो कैटलिस्ट की जो कल डेफिनेशन हमने की थी, क्या ये रिएक्शन को तेज करता है? कैसे किया तेज इसने? हमने काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा था, कोलिजन होने बहुत जरूरी है, तो ये कोलिजन को आसान कर रहा है भाई। हाइड्रोजन CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ कब तो कोलाइड करता, कब प्रॉपर डायरेक्शन में करता, इसने उस बात में हेल्प कर दी। इसने हाइड्रोजन को पकड़ के रख लिया, आओ आके चपेट मारो इसके, आओ आके कोलाइड करो, टक्कर मारो इसको, रिएक्शन कर लो, तो इसने हेल्प कर दी। एंड दूसरी बात, ये खुद यूज नहीं हुआ। कल हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या? कैटलिस्ट इज दैट थिंग व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इवन बीइंग कंज्यूम्ड। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया ना? वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार रिकॉल कर लेंगे हमने क्या किया। निकल और हाइड्रोजन जो था बेसिकली,
फर्स्ट पार्ट में ये हाइड्रोजन आके डिफ्यूज हुआ, दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड में जाके डिफ्यूज होने के बाद उस पे जाके चिपक गया, एड्सॉर्प्शन हो गया है, इसीलिए इसे एड्सॉर्प्शन थ्योरी बोला गया है। क्लियर, एड्सॉर्ब हो गया है। थर्ड पॉइंट में इंटरमीडिएट बना, ये मैंने सिर्फ दिखाया है कि कैसे हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट के यहां आ रहा है, अल्टीमेटली दिस इज द इंटरमीडिएट, दिस इज द पॉइंट नंबर 3 के बाद बचने वाली चीज है। क्लियर, एंड इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया है, पॉइंट नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जब फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया है तो वो अभी भी सरफेस पे क्या है, एडसॉर्ब है, एंड पांचवें पॉइंट में वो हो जाएगा डिसॉर्ब, एंड वी गेट द फाइनल प्रोडक्ट। ये हो गया ना रिएक्शन, हेट्रोजीनियस भी हो गया है बिकॉज़ दिस इज सॉलिड, दिस इज गैसियस। देन एडसॉर्प्शन भी हो गया है क्योंकि ये रहा एडसॉर्प्शन हुआ था। देन कैटलिस्ट की डेफिनेशन को भी प्रूव कर दिया है, कैसे इसने हेल्प करी, निकल ने हाइड्रोजन को पकड़ के रखा जिससे रिएक्शन तेज हो गया, जिससे कोलिजन तेज हो गया, अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। एंड छठी चीज जो हमने ध्यान रखी थी वो इसके अंदर क्या थी कि निकल खुद यूज नहीं हुआ है, कोई दिक्कत। सो दिस इज ऑल अबाउट एब्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ द हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आगे बढ़ते हैं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैटलिस्ट। लेट्स हैव इट। So next topic is characteristics of catalyst। पहले भी हम बात कर चुके हैं इस चीज के ऊपर, काफी बार डिस्कस हो जाता है यार ये टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट, पर अपने आप में यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत माइन्यूट लेवल पे इसमें से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अगर बनाना हो तो बहुत बार बनाया भी जाता है। फाइन, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं जब हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। यू कैन आल्सो राइट इट एज फीचर्स ऑफ कैटलिस्ट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कैटलिस्ट remains unchanged in mass, that is it is not chemically consumed। The very first thing is यार कैटलिस्ट खुद रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये खुद केमिकली कंज्यूम नहीं होता है, इट रिमेन्स अनचेंज्ड इन मास, जितना आपने शुरू में लिया था उतना ही ये एंड पे आपको वापस मिल जाने वाला है। ये हमने बात अभी अभी निकल में भी देख ली है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है, सिर्फ बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, हमें लगभग लगभग अंडरस्टैंड होगी। तो सेकेंड पॉइंट, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट can catalyze the reaction। फाइन, सो कोई रॉकेट साइंस मतलब बेसिकली कोई लार्जर किस्म का कैटलिस्ट नहीं चाहिए भाई, छोटी सी अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट होगी ना तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा। छोटा सा होगा तो छोटा काम कर देगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा काम कर देगा। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि स्मॉल अमाउंट कैन आल्सो कैटलाइज। ऐसा नहीं है कि भाई इतना डालो तो ही ये काम करना स्टार्ट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा भी डालोगे तो भी ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा डालोगे तो उस हिसाब से तेज कर देगा, ज्यादा डालोगे तो उस हिसाब से तेज कर देगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। मैं कह सकता हूं फाइनली डिवाइडेड catalyst has maximum activity। देखो एक शब्द है यहाँ पे एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ द कैटलिस्ट। एक्टिविटी का मतलब होता है कितना ज्यादा अच्छे तरीके से कैटलिस्ट अपना काम कर रहा है, एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो जितना फाइनली डिवाइडेड होगा, फाइनली डिवाइडेड मतलब जितने छोटे पीस होंगे उतना ज्यादा अच्छे से कैटालिटिक प्रॉपर्टी अपना काम करेगी। एंड द रीजन फॉर दैट इज जितने ज्यादा छोटे पीस होंगे उतना सरफेस एरिया ज्यादा होता है। फाइन, इस चीज का रीजन क्या है, अगर अपने को रीजन बना के लिखना हो तो रीजन फॉर दैट इज सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया। फाइन, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको अगर देना चाहूं तो यार चीनी है, ठीक है ना, बहुत छोटे छोटे पीसेस में मतलब होती है हमारे पास,
उसको किसी चीज में डिसॉल्व कराना है, या फिर एक पाउडर्ड चीनी है, कौन जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी? डेफिनेटली पाउडर्ड चीनी, क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, छोटी चीज का, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये पेन है, इसका कोई सरफेस एरिया है, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो देखो सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया, अंदर वाला एरिया हमारे पास इंक्रीज कर गया है, तो फाइनली डिवाइडेड और छोटा कर देने से चीजें सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट थर्ड, एंड एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा तो कैटलिस्ट पे तेज काम करेगा। तीसरा है कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन, it can simply fasten it। भाई एक ऐसा रिएक्शन जो एक्चुअली में नहीं हो रहा, कैटलिस्ट वो नहीं करा सकता। याद रखिए ये बात, हम पहले भी बहुत बार डिस्कस करके हटे हैं, पिछले चैप्टर में भी हमने ये बात करी थी। कैटलिस्ट एक ऐसा रिएक्शन जो एक्चुअली में नहीं हो रहा उसको नहीं करा सकता कि लो भाई मैं करा देता हूं सेटिंग, ऐसा कैटलिस्ट नहीं कर सकता। कैटलिस्ट सिर्फ एक हो रहे रिएक्शन को तेज कर सकता है, कैन सिंपली फास्टन इट। ये एक रिएक्शन जो एक्चुअली में नहीं हो रहा था उसे इनिशिएट नहीं कर सकता, जो हो रहा है उसे जरूर तेज कर सकता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, catalyst is highly specific in nature। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, स्टार मार्क करेंगे, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। पॉइंट नंबर 4, कैटलिस्ट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक का मतलब होता है सेलेक्टिव होना, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काम करना। इसको अगर मैं एक शब्द में कहूं तो वो कैटलिस्ट जो एक रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट हो सकता है वो दूसरे के लिए कैटलिस्ट ना हो। बड़ी सिंपल सी बात है। हेबर प्रोसेस के लिए आयरन एक कैटलिस्ट है, पर हो सकता है हाइड्रोजनेशन के लिए तो निकल एक कैटलिस्ट है, यहां आयरन काम ना करे। फाइन, हेबर प्रोसेस में बड़ी सिंपल सी बात है यार। अगर हम यहाँ पे 4th नंबर पॉइंट में लिखें, जो हेबर प्रोसेस है, यहाँ पे आयरन एक कैटलिस्ट है अमोनिया बनाने के लिए, पर अगर हम हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे निकल एक कैटलिस्ट है। तो हो सकता है कि आयरन इसमें काम ना करे और निकल इसमें काम ना करे, और ऑब्वियसली नहीं भी कर रहा, क्योंकि कैटलिस्ट नेचर में क्या होता है? हाईली सेलेक्टिव, स्पेसिफिक, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए काम आने वाला। वो एक रिएक्शन के लिए अगर कैटलिस्ट है तो माइट बी और माइट नॉट बी अ कैटलिस्ट फॉर सेकंड रिएक्शन। तो ये भाई मनमानी करता है अपनी, ये किसी रिएक्शन में अपने काम करता है, किसी में काम नहीं करता, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? हाईली सेलेक्टिव इन नेचर। कोई दिक्कत? फाइन, थोड़ा इरेज कर लूं मैं इसे। पांचवा पॉइंट, सो कैटलिस्ट बेसिकली यार इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन को नहीं बदल सकता। यानी कि एक रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम के टाइम पे रिएक्टेंट 5 है एंड प्रोडक्ट 5 है, तो ये ऐसा नहीं कह सकता कि लो मैं प्रोडक्ट को 7 करा देता हूं, रिएक्टेंट को 3 कर देता हूं, ज्यादा कन्वर्ट करा दूंगा। ज्यादा नहीं कर सकता, सिर्फ तेज कर सकता है। रहेगी कंसंट्रेशन उतनी, जितना प्रोडक्ट रहना था उतना ही रहेगा, जितना रिएक्टेंट रहना था इक्विलिब्रियम पे उतना ही रहेगा। वो जो चीज पहले 20 मिनट में आई थी अब 15 में आ जाएगी, बस इतना सा काम है। फाइन, कैटलिस्ट कैन नॉट ऑल्टर the equilibrium concentrations। It can only reduces the time taken to achieve it। फाइन, ये सिर्फ उसको जितना टाइम लगना चाहिए था उस टाइम को रिड्यूस कर सकता है उसको अचीव करने में। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, मैं यहां एग्जांपल ले रहा हूं, ए से बी है, ये सपोज शुरू में 10 था, ये 0 था, एंड इक्विलिब्रियम पे ये 7 हो गया, ये 3 हो गया,
तो कैटलिस्ट ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैं 7-3 की बजाय 6-4 पे सेटिंग करा देता हूं कि भाई यहां से प्रोडक्ट 3 बना था मैं 4 बनवा दूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कैटलिस्ट ऐसा घंटा नहीं कर सकता। कैटलिस्ट सिर्फ ये जो 7-3 अचीव करने के लिए पहले 20 मिनट लगे थे, अगर कैटलिस्ट होगा तो वो 15 मिनट में करा देगा या 10 मिनट में करा देगा, हो सकता है 5 मिनट में करा देगा, पर वो सिर्फ इसको अचीव करने का टाइम कम कर सकता है, पर ऐसा नहीं कर सकता कि जो 7-3 पे सेटिंग हुई थी उसको 6-4 पे करा दे। वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को नहीं बदल सकता। एंड कैटलिस्ट can't alter the values of enthalpy and entropy change। एक रिएक्शन में होने वाला एनर्जी चेंज एंड एक रिएक्शन में होने वाला रैंडमनेस चेंज ये नहीं बदल सकता। जब यार ये बदल ही नहीं रहा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उतने ही हैं, तो ये किसी भी चीज को नहीं बदल सकता। इज दैट थिंग क्लियर? किसी भी चीज को ये नहीं बदल सकता। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को नहीं बदल सकता, ये एंथैल्पी को नहीं बदल सकता, और ये एंट्रोपी को भी नहीं बदल सकता। इज दैट थिंग क्लियर? सो पॉइंट नंबर 7 इज कैटलिस्ट बेसिकली हर चीज का देखो अपना एक वर्किंग मीडियम है। सो कैटलिस्ट एक ऑप्टिमम पीएच पे और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे से काम करता है। हर रिएक्शन के लिए इसका एक पर्टिकुलर पीएच, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर वैल्यू है जिसके ऊपर कैटलिस्ट बेस्ट अपना काम करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? कोई दिक्कत? सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कैटलिस्ट की कैटलिस्ट जब एक रिएक्शन के अंदर काम करता है तो किस तरीके से काम करता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैटलिस्ट की एक्टिविटी। वो अगर फाइनली डिवाइडेड होगा तो ज्यादा अच्छे से काम करता है, ज्यादा बेस्ट काम करता है। एंड सेकेंड थिंग इज हाईली स्पेसिफिक। फाइन कि ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, एक रिएक्शन में यूज होने वाला कैटलिस्ट हो सकता है वो दूसरे के लिए काम ना करे। एंड तीसरी चीज, ये ना तो कंसंट्रेशन बदल रहा है, ना एंथैल्पी, ना एंट्रोपी, ये सिर्फ उस रिएक्शन को तेज कर रहा है, नथिंग एल्स। कोई दिक्कत? सो दिस इज ऑल अबाउट कैटालिसिस। कल के हमारे लेक्चर के बाद कैटालिसिस पार्ट इस चैप्टर में हो जाएगा ओवर। सो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अप। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।